चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट महारथी में आज हमारे साथ देवीना मेहरा जुड़ रही हैं मार्केट की बातचीत आगे लेके जाने के लिए फर्स्ट ग्लोबल से। देवीना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज 18 ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले ये स्टार्ट करूंगा बातचीत कि ये जो इक्विटी एज एन एसेट क्लास है, यहाँ भारत में भी काफ़ी कंफर्टेबल रैली है, हम घटते कम है बढ़ते ज़्यादा है। यूएस मार्केट में एक ज़बरदस्त वन वे रैली नज़र आ रही है। आप रिस्क के एनवायरनमेंट को कैसे देख रहे हैं? रिस्क ऑन जो ये चल रहा है, इसके पीछे के फैक्टर्स कैसे दिखते हैं आपको? देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है और ये साल के शुरू से ही मेरे दिमाग में था और मैंने बात भी की थी कि जो 2022 था वो बहुत ही खराब ये साल था इक्विटीज के लिए भी, सभी एसेट क्लासेस के लिए। आपको आश्चर्य हो गया कि आप एक सदी 100 साल भी देखें तो वो लगभग सबसे खराब साल था एसेट क्लासेस के लिए, जिसके बीच में वर्ल्ड वॉर भी हुई और डिप्रेशन भी हुआ और सब हुआ। तो उसके जब इतना साल इतना ज्यादा खराब हो तो फिर अगला साल ऊपर आने का ही संभावना ज्यादा रहती है। तो यही मेरी कॉल थी और वैसा हुआ भी है। और अभी भी इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल अच्छा लगते हैं, बाकी ऐसे क्लासेस भी, मतलब फिक्स इनकम भी पिछले साल से तो बेटर है, लेकिन अभी इक्विटी ही आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा हमारे सिस्टम्स का मानना है कि विश्व को भी देखें तो इक्विटी बेहतर एसेट क्लास लग रहा है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट फेड मीट भी है, वहाँ पे एक और रेट हाइक की बात आ रही है। ये रेट हाइक का सिलसिला आपको थमता हुआ नजर आ रहा है इस हाइक के बाद? और रेट कट्स कब से शुरू होंगे आपके हिसाब से? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी नहीं कहा पिछले 1.5 साल में कि 2023 में आपको रेट कट नजर आएंगे, क्योंकि ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट थी कि जब इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति उतनी ऊपर जाती है तो वो 1-2 तिमाही में नीचे नहीं आती है, उसको नीचे आने में समय लगता है। तो रेट कट तो अभी आप छोड़ दीजिए। इस मीटिंग में जहां हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो शायद बाजार की भी लगभग वही होगी, कि 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। अब उसके बाद जो चीज सब लोग सुनना चाहेंगे कि चेयरमैन पावेल क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जो पिछला जो इन्फ्लेशन नंबर आया है अमेरिका में, उसमें फेड के लिए थोड़ा चैन की सांस लेने वाली बात है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो इसके बाद मुझे मेरे ख्याल से रुकेंगे शायद इसके बाद बढ़ाने में, मतलब ये 25 बेसिस पॉइंट अगर बढ़ाया इस बार तो शायद रुके। पर रुकने का भी ये मतलब नहीं है कि फिर वो नहीं ही बढ़ाएंगे। वो, जैसा कि मैंने पहले भी लिखा भी है कि आप फेड और जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया में, वो अब डेटा पे चलते हैं, तो हर महीने क्या डेटा आ रहा है उस हिसाब से अगली बार निर्णय लिया जाता है। तो पर अभी फिलहाल का डेटा तो अच्छा है उस लिहाज से कि अब और रेट हाइक्स की संभावना कुछ तो कम हुई है। ठीक है। देविना, एक चीज़ और समझनी है। आ, इस समय सेक्टोरल जो चर्निंग हो रही है, किस सेक्टर्स में अभी भी आपको काफ़ी दम लगता है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा कि ऑटो फार्मा अभी रुक रुक के चल रहे हैं, बट रियल एस्टेट, इंफ्रा, इन सब ने काफ़ी, कैपिटल गुड्स, इन सब ने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। देखिए, आपने कैपिटल गुड्स का नाम लिया तो उस बारे में तो मैंने कई बार आपके चैनल पे बात की होगी, क्योंकि वो सेक्टर हमको लगभग अक्टूबर 2021 से अच्छा लगता है। तो अब तो 2 साल के करीब होने को आए, तो वो हमारे सिस्टम्स को तब से अच्छा लगता है। उसमें वो एक सेक्टर रहा है जो हम लोग सबसे ज्यादा ओवरवेट रहे हैं, और हमारे पीएमएस में भी और जो हमारा स्मॉल केस है दोनों में वो ओवरवेट रहा है, और उसने बहुत पैसा बना के भी दिया है। और हर तिमाही में हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अब स्टोरी खत्म हो गई है। तो बाजार में बहुत लोगों ने तो अभी हाल फिलहाल कुछ महीनों से ही बात करनी शुरू की है, पर वो सेक्टर तो एक तो बहुत लंबे समय तक वो बिल्कुल ही बॉटम पे रहा। 2009 से लेके आप समझ लीजिए 2021 तक वो एकदम डॉग सेक्टर था। तो वहां से चला है, तो और फंडामेंटल्स भी बदले थे, तो इस कारण से परफॉर्मेंस दिया है। हम लोगों ने कुछ एक में प्रॉफिट बुक करके कहीं और गए हैं, पर अब और कुछ थोड़ा कम भी किया है अपने पीक से, लेकिन अभी भी वो ओवरवेट सेक्टर है।
ऑटोज और फार्मा, जैसा मैंने कहा था कि इस साल जनवरी में और अप्रैल में जब हमने रीबैलेंस किया तो उसके कुछ शेयर्स सामने आए थे। हम लोगों ने उस सेक्टर में वेटेज उन सेक्टरों में भी बढ़ाया था। बैंक्स पिछले साल के मध्य से लगभग एक साल या थोड़ा सा उससे ऊपर हुआ होगा, जब से हम लोग मार्केट वेट पे गए, वहां से थोड़ा ओवरवेट है, वो सेक्टर भी ठीक लगता है। कंस्ट्रक्शन में एक दो स्टॉक लिए थे। अब जो हमारे सिस्टम को थोड़ा जिसमें बदलाव आया है वो है एफएमसीजी सेक्टर। अभी ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल थम्पिंग बाय हो गया है, लेकिन अब पहली बार हमारे सिस्टम में एफएमसीजी के कई नाम सामने आ रहे हैं। मतलब आईटीसी तो खैर हमने बहुत पहले से लिया हुआ है, पिछले साल भी हमारा टॉप परफॉर्मर में रहा है, बट उसके अलावा अब थोड़े एफएमसीजी भी वापस आने लगे हैं लिस्ट में नाम। मॉर्निंग रियल देवीना। एस्टेट हम लोग उसमें नहीं गए हैं, वो सेक्टर थोड़ा रिस्की हमको हमेशा लगता है, तो उसमें बहुत सोच समझ कर ही निवेश करते हैं। हमारा पहला जो मोटो रहता है कि पहले रिस्क को मैनेज करो, रिटर्न आ जाते हैं। ओके, ऑलराइट। देवीना, बिल्कुल आप जैसे बात यहाँ कर रही हैं, लेकिन बाजार के पास अब यहाँ से बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे? जितने भी लार्ज कैप्स हैं उनके लिए चाहे बड़े जो ट्रिगर्स दिखने थे, अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर रहता है, और जिस तरह से टाइटनिंग की अभी तक इंटरेस्ट रेट पीक का सिनेरियो था, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर था जो बाजार बहुत हद तक फैक्टर इन कर चुका है। अब यहाँ से और बढ़ने के रीजंस या फिर ना घटने के रीजंस इंडियन मार्केट्स के लिए क्या होंगे? देखिए, बाजार इतना 1 to 1 नहीं चलता है कि आपको ऐसे, तो आप सोचिए वैसे, मतलब जस्ट एक उदाहरण के तौर पे मार्च 2020 में आपको कोई बोलता कि अब 6 महीने लगभग पूरी दुनिया बंद ही रहेगी, होटल का बिजनेस जीरो होगा, ट्रैवल का बिजनेस जीरो होगा, बहुत सारे बिजनेसेस जीरो पे होंगे, तो आप कह सकते थे कि बाजार इतना चलेगा? तो एकदम 1 to 1 कोरिलेशन नहीं होता है। पर उसके अलावा अभी अपना पी बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीक पे पहुंच गया हो ना। तो अगर आप 1 साल छोड़िए, करीब मतलब अगर 4-5 साल 10 साल का भी रिटर्न ले तो वो भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। और मैंने एक बार शायद पहले आपके चैनल पर भी बोला था कि वो अ, अ, जो चीज पे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक जो बड़ा ट्रिगर पूरी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए भी जो होगा, वो है क्रूड का भाव पिछले साल से काफी कम हुआ है। ऑफ कोर्स बॉटम से अब फिर थोड़ा ऊपर आया है, बट क्रूड के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज का इनपुट प्राइसेस कम हो जाते हैं। आप एफएमसीजी, केमिकल, पेंट्स, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज से को फायदा होता है। और अभी आपने देखा होगा कि एक दो एफएमसीजी कंपनी ने ये कमेंट्री भी देना शुरू किया है कि अभी वो इनपुट प्राइसेस कम हो गए हैं। तो वो एक, अगर आप फंडामेंटल बात करें तो एक वो है। और तो बट जैसा कि मैंने कहा, एकदम सेम पीरियड में और 1 to 1 कोरिलेशन होता नहीं है। देवीना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लेंडिंग यूनिवर्स में हमने देखा कि बैंक्स के बियॉन्ड पीएसयू बैंक में एक सेकंड राउंड शुरू होता हुआ नजर आया, स्पेशली छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स। दूसरी एनबीएफसीज भी, आपके माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज, टेक्नोलॉजी बैक्ड एनबीएफसी जो एसएमई को लोन देती हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अर्निंग्स आई हैं। आपने अपने लेंडिंग यूनिवर्स को जो स्टॉक्स हैं उसको बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स के बियॉन्ड एक्सपेंड किया है कहीं? पीएसयू बैंक मतलब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक से पीएसयू बैंक्स की तरफ थोड़ा थोड़ा रीओरिएंट हुआ है इस रीबैलेंस में, जो हमारे सिस्टम्स को पसंद आया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या लेंडर्स, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा नर्वस रहती हूँ। मतलब मुझे हमेशा लेंडिंग बिजनेस एज सच ही थोड़ा नर्वस करने वाला बिजनेस है, क्योंकि आपको मालूम नहीं रहता कि नेगेटिव सरप्राइज कहाँ पर आएगी, कहाँ गलत लेंडिंग हुई है, कहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा। तो वो एनबीएफसी में हमने अपना वेट नहीं बढ़ाया है। में जो भी हुआ इतने पिछले कुछ दिनों में, कमेंट्री वगैरह वगैरह, स्लो डाउन का डर और एक डीरेटिंग जो हुई है, क्या वो एक ये इसके काफ़ी है कि वहाँ पे वैल्यू हंट करना चाहिए, या आप जल्दबाजी नहीं करेंगे वहाँ जाने में?
आपका प्रश्न का शुरू वाला पार्ट सुनाई नहीं दिया था, कौन से मैं कह सेक्टर रहा की आप हूँ बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में जिस तरह की कमेंट्री आई है और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हाँ अब ठीक है, तक। बाकी प्रश्न मैंने सुन लिया था, सेक्टर का नाम नहीं सुनाई दिया था। अच्छा, तो आईटी का आप बोल रहे हैं। जी। सो आईटी में अभी अगर आप ऐसे शॉर्ट टर्म देखें तो लगता है कि आपको थोड़ा बेहतर प्रदर्शन नजर आएगा वहां से। अब ये सेक्टर बहुत अच्छा भी हमको नहीं लगता है, बहुत खराब भी नहीं लगता है, तो वो मतलब बीच में है, मार्केट परफॉर्म टाइप का सेक्टर लगता है। बट बहुत शॉर्ट टर्म में शायद आउट परफॉर्म करे, ऐसा ऐसा हमारे सिस्टम्स को लगता है। और अ, मतलब ठीक है, स्लो डाउन आया है, पर ऐसा कुछ फंडामेंटली एकदम उसका जो ट्रेंड है या ट्रेजेक्ट्री है वो बदल गई है, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि वो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देखिए पिछले साल भी आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था। पहला जो जनवरी से जून का टाइम था, और उस समय ये कहा जाता था कि इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में इतनी डिमांड है, सब कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बन जाएंगी, तो लोग ही नहीं मिलेंगे, या बहुत आपको तनख्वाह बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, मार्जिन पर प्रेशर रहेगा। इस बार हो गया था कि जैसे दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की डिमांड ही खत्म हो जाएगी आईटी सर्विसेज की। तो दोनों एक्सट्रीम व्यूज हैं। और दोनों मतलब, या तो आप एक साल पहले बोल रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, इस साल है कि डिमांड बहुत कम है। वो खाली जो बाजार में हो रहा है, या एक दो तिमाही की जो अर्निंग्स में हो रहा है, उसके बेसिस पे आप पूरा कहानी बना रहे हैं एक तरह से। तो वो दुनिया में जो स्लो डाउन था उससे थोड़ा डिलेस तो होते हैं प्रोजेक्ट्स में, पर ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा बदल गया हो जो उसका फंडामेंटल्स हैं उस इंडस्ट्री के, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सवाल देवीना, मैं आपसे एक स्टॉक पे पूछना चाहूंगा। एक्चुअली स्टॉक पे नहीं, मैं कंपनी पे पूछना चाहूंगा कि ये कंपनी अपने आप में ये काफी बड़ी कंपनी है, वो है रिलायंस। कुछ ब्रोकरेजेस का मानना है कि जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद अभी कोई कैटलिस्ट नहीं है। अभी अभी न्यूज आई है, कतार इन्वेस्टमेंट फंड उसके रिटेल के कारोबार में 1% स्टेक लेना चाहता है और $100 बिलियन का वैल्यूएशन उनका आ रहा है। तो रेसिडुअल जो बिजनेसेस बाकी हैं या जियो जो डिमर्ज हो रहा है, कोई राय आपने जो पढ़ी हो, आप क्या बना रही हो राय अपनी? अभी मतलब उतना डिटेल में स्टडी नहीं किया, और जो आपने अभी बताया वो तो अभी देखा नहीं कि किस क्या वैल्यूएशन पे रिटेल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और तो अ, उसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहूंगी। ऐसे ही मैं आपको ऑफ द कफ कुछ बता दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। जियो फाइनेंशियल्स भी आपने नहीं देखा? सॉरी, कौन सा? जियो फाइनेंशियल्स? जैसा मैंने बोला, फाइनेंशियल्स में थोड़ा मैं हाँ। डर के रहती हूँ। और कुछ हद तक आपने जो पहले प्रश्न पूछा था कि एनबीएफसी बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए तो एक तरह से जियो फाइनेंशियल खतरा ही है। तो लेंडर्स में मैं काफी रिस्क को ज्यादा देखती हूँ, रिटर्न्स को कम। क्योंकि आप लेंडिंग बिजनेस में एक चीज समझ लीजिए कि जब भी कोई लेंडर बोलता है कि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है, हम जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि पैसा देना या बांटना कितना आसान काम है। तो पैसा वापस लेना मुश्किल काम होता है। तो जब वो ऊपर की तरफ होता है सेक्टर, और शायद ज्यादा समय इस बाजार में रहने से ये याद भी होता है कि लगभग हर दशक किसी न किसी फॉर्म में लेंडर्स में बूम आता है। कभी जी वो हाँ, लीजिंग ये बहुत कंपनी के नाम सिक्लिक। से, कभी जी हाँ, आपने फिनटेक के सही नाम किया। से। आपने सही आगाह भी कर दिया हमारे व्यूअर्स को अपने तरीके से कि थोड़ा केयरफुल रहिए अगर आप राइड कर रहे हैं बहुत प्रॉफिटेबल पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि ये सिक्लिकल सेक्टर है। लेकिन एफएमसीजी में अब अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, ये जिस्ट निकल के आ रहा है। देवना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।